असर 8 एपिसोड्स आ चुके हैं सत्यमेव जयते के और आप देख रहे हैं देश भर में किस तरह से असर हो रहा है। आज का असर का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि इसमें हम एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं आपको और दूसरा बहुत बड़े खास मेहमान आने वाले हैं। चौंक रहे आमिर खान भी जो हमारे साथ है। आमिर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। आप भी मिलिएगा उनसे। लेकिन ये 8 एपिसोड्स हो गए, 8 एपिसोड्स का सफर और ये असर लगातार जो देखने को मिल रहा है। कुछ विरोध की आवाजें भी हैं। जी। कुछ एपिसोड जिनमें हमने अंदर झांकने की बात की थी, आपने अंदर झांकने की बात की थी, वहां लोगों ने कुछ अंदर झांका। लेकिन कुछ एपिसोड जिनमें कुछ विलेन आइडेंटिफाइड हैं कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं या इन लोगों की वजह से गलत हो रहा है, जानबूझ के ना कर रहे हो बेशक, वो थोड़ा विरोध भी हो रहा है। लेकिन बात जो थी कि दिल पे लगनी चाहिए वो लग रही है। जी जी जी, मुझे खुशी है इस बात की कि लोग इतने मजबूती से और इतने जज्बाती तौर पे और मानसिक तौर पे सोच समझ के इस शो के साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे खास खुशी मुझे इस बात की है कि जब हम प्लानिंग कर रहे थे इस शो की, तो हमको लगता था शायद बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, यंगस्टर्स और बच्चे शायद ये नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन इतनी तादाद में यंगस्टर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी परिवार के साथ मिलके देख रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और हमारी सारी टीम के लिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत अहम एक कोशिश है हमारी, जिसमें कि हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़े हैं। हम एक नेशनल डिबेट चाहते हैं इन खास मुद्दों पर जिनका इतना नजदीकी रिश्ता है हमारी जिंदगी के साथ। और वो लोगों को चाहे जटिल मुद्दे हों लेकिन समझ में आ रहे हैं, इसलिए ये कुछ ना कुछ असर हो रहा है। जी जी। अब आगे हम कन्या भ्रूण हत्या पे देखिए क्या क्या हुआ, और भी बहुत खबरें आई हैं उस पर, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जेनरिक दवाओं पर तो बड़ी घोषणाएं हैं। थोड़ा सा एंड मैंने आपको दे दिया कि बड़ी खबर कौन सी है और बड़े गेस्ट कौन से हैं हमारे आज। लेकिन इस एपिसोड की, जो अभी का एपिसोड, जी हाँ जी हाँ, कि खाने में हम जहर क्यों लें, ये ऑर्गेनिक फूड, जी जी, इस पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसे इतना सरल नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि जैसे हमने शो पे भी कहा, दो विचारधाराएं हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि वो पेस्टिसाइड के बगैर हम उत्पादन उतना नहीं कर पाएंगे, वो या तो ठीक से जानकारी नहीं है उनको, क्योंकि जिस किस्म की जैविक खेती एक जमाने में हुआ करती थी, अब उससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब जो हम जैविक खेती करते हैं कि लोग उसमें उत्पादन बढ़ता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो जैविक खेती की बात अब की है जी, वो वाली नहीं है जो मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी जो हमारी रिसर्च में ये सामने बात आई है कि बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो ये कर रहे हैं और उनको उत्पादन अच्छा मिल रहा है, और जो जीवनी शक्ति है मिट्टी की वो कायम रख रहे हैं, उसको और जीवित कर रहे हैं, जो कि जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तो जो लोग ज्यादातर अब जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, तो उनको ये डर लगता है कि हमारी आमदनी कम हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है, इसलिए वो अभी हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ जी हाँ, हम उनकी बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चर्चा है जिसमें कि मेरा ये मानना है कि वैसे भी इस वक्त हम जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो आप ये जरा सोचिए कि जो आवाजें उठ रही हैं हमारे खिलाफ, वो बहुत ताकतवर लोगों की आवाजें उठ रही हैं हमारे खिलाफ। ये आप ध्यान में रखें इस बात को। आप अपनी ताकत को कम क्यों आंक रहे हैं? उनकी ताकत चलिए उनकी अलग ताकत है, लेकिन इसमें मैं जो अहम चीज ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें हमारा बेसिक मुद्दा, हमारी बेसिक सोच क्या है, वो ये है कि एक रात में तो वैसे भी हम जैविक खेती पूरे देश में नहीं ला सकते। सिक्किम जो राज्य है उसको भी 15 साल लगे ऑर्गेनिक पूरी तरह होने में, अभी भी 2015 में जाके वो ऑर्गेनिक पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है शिफ्ट करने का, आप एक दिन में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। किसानों को सिखाना है नई तरीके, धीरे धीरे एक चीज को कम करनी है, दूसरी को बढ़ानी है। तो ये सिलसिला वैसे भी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने की शुरुआत हमको आज से ही कर देनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम उस तरफ बढ़े। ये जहर के बगैर खाना, हाँ, मतलब इसमें मेरे मन में तो कोई दो राय है नहीं, हाँ, कि आप जहर के साथ खाना खाना चाहेंगे या जहर के बगैर। चलिए देखते हैं इसका असर। अगर हम किसानों को केमिकल फार्मिंग के लिए सब्सिडीज देते रहेंगे तो जाहिर है हमारी थाली में किसी न किसी हद तक जहर आता ही रहेगा। लेकिन अगर वही सब्सिडी हम उन्हीं किसानों को
ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के लिए दें तो हमारी थाली में पौष्टिक और सेहतमंद खाना आएगा और इससे किसानों की बिगड़ती सेहत पर भी अच्छा असर होगा। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाइए। आमिर की इस आवाज पर देश भर में आवाज उठने लगी है। लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि कीटनाशक वाली खेती के बजाय जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में खाने में कीटनाशक के खिलाफ निकला ये मोर्चा। इंडिया गेट पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। आपको पता है कितना पेस्टिसाइड हम हर रोज हम अपने खाने में खाते हैं। पीपल को ऑर्गेनिक खाना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे, जो सब्सिडी वो कीटनाशक दवाओं को और रासायनिक खादों को देती है वो जैविक खेती जो पर्यावरणीय खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसकी तरफ दे। पंजाब के भटिंडा में भी सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर जुबां पर बस एक ही आवाज, खाने में जहर क्यों। परंतु सत्यमेव जयते का जो कार्यक्रम आमिर खान जी ने पेश किया उससे हमें और भी हौसला मिला और हम प्रण कर रहे हैं कि हम अपने शुद्ध भोजन के लिए बहुत कुछ करेंगे। सवाल ये है कि बिना जहर के खेती क्यों नहीं हो सकती। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। आमिर खान ने पहले अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सिंपल बात यह है कि एक किसान को शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फायदा होता होगा, मैं मानता हूँ फायदा होता है, लेकिन सारे देश का अगर विचार किया जाए, यानी माइक्रो लेवल पे विचार करने की जगह पे मैक्रो लेवल पे विचार करे, तो हिंदुस्तान में सारे देश को अनाज पूरा पड़े इतना एनपीके मिल नहीं सकता, तो इतना अनाज पैदा हो नहीं सकता। लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने वाले मुराद का फाउंडेशन की राय कुछ अलग है। फाउंडेशन के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि क्यों ऑर्गेनिक खेती ज्यादा बेहतर है। ऑनियन के अंदर यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर अगर बहुत ज़्यादा डालते हैं तो ऑनियन का जो वेट वेट है खेत से जब निकलता है तब तो वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसे सुखाएंगे आप तो वो तो सेम ही निकलता है। तो यदि 1 बीघा या 1 एकड़ ज़मीन में कन्वेंशनल ऑनियन अगर जो खाद वाद डाल के पैदा कर रहे हैं अगर वो 40 कुंटल है और यदि किसी ने ऑर्गेनिक किया है तो उसका शायद 30 कुंटल होगा, लेकिन जब दोनों का ड्राई करके वेट निकालेंगे तो सेम आएगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए बरसों से मुहिम चला रही वंदना शिवा भी कहती हैं कि ये सिर्फ भ्रम है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से खेती में उत्पादन ज्यादा होता है। ये जो हरित क्रांति कहते हैं, अगर इतनी सक्सेसफुल थी तो आधा भारत के बच्चे इतनी भूखमरी में क्यों फंसे हैं? हर चौथा भारतवासी भूखा क्यों है? और हर चौथे भारतवासी के आधे भारतवासी किसान हैं जिन्होंने रासायनिक के साथ गेहूं चावल उगाया, बेचा कि रासायनिक का कर्ज दे पाए। ये खेती सुसाइडल इकोनॉमी है। लेकिन ये बहस पेस्टिसाइड्स बेचने वालों की बात सुने बिना अधूरी है। पेस्टिसाइड्स बनाने और बेचने वाले कहते हैं कि आमिर एक तरफा कहानी दिखा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कहती है कि कीटनाशक के इस्तेमाल से फायदे ही फायदे हैं। पेस्टिसाइड के कारण जो कुछ 240 मिलियन 240 मिलियन हम लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं अपने देश में, वो बदौलत अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे पेस्टिसाइड और अच्छे सीड्स के कारण है। एक और तर्क सुनिए पेस्टिसाइड्स बेचने वालों का। वो कहते हैं कि अगर हालात इतने ही खराब हैं तो क्यों यहाँ के फल और सब्जियों का बड़ी मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। मैंगोज आज हमारे केरी यूएसए में जाती है, हमारी ग्रेप्स यूरोप में सब जगह जाती है, हमारे स्पाइसेस है, टी है। यदि ये सब में आपके कहने मुजब
पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, तो फिर ये कंट्री कोई जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल है, वहाँ भी सब टेस्ट होता है। आमिर के शो में शुरू की गई मुहिम का विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी, लेकिन इन सब के बीच एक सच ये भी है कि ऑर्गेनिक खेती से हमारे घरों तक आने वाले ऑर्गेनिक फूड कीटनाशक वाले खाने से तो बेहतर ही है। जिस ऑर्गेनिक खेती का समर्थन आमिर खान कर रहे हैं वो आखिर है क्या और कैसे पेस्टिसाइड्स वाली खेती से अलग है? जैविक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और खरपतवार नाशकों की जगह जीवों के अंश से बनी खाद का इस्तेमाल होता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद। इनके इस्तेमाल से न केवल धरती की पैदावार क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही इसमें खेती की लागत घटने और फसल की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को ज्यादा फायदा मिलता है। किसान खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। किसानों का बड़ा समूह और कई जानकार भी मानते हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सच ये भी है कि यही जहर सेहत के लिए नुकसानदायक भी है। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाएं। ये बहस बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि ये तो हम अपने शरीर में लेते हैं, ये खाना हम खाते हैं। हमारे साथ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रदीप दवे साहब जुड़ रहे हैं, वंदना शिवाजी जिनको हमने शो में भी सुना वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और मोनार्का फाउंडेशन जो कई बरसों से ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती कर रहा है उसमें शामिल है, उनके मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ डॉक्टर रामू जुड़ रहे हैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। आप सभी का स्वागत है। प्रदीप दवे साहब की बात सुनी आमिर आपने, क्या कहेंगे दवे साहब से? दवे जी को मैं पूछना चाहूंगा बल्कि कि उनको क्यों लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है, या जैविक खेती नहीं होनी चाहिए या मुमकिन नहीं है, उनके क्या विचार हैं? अमित जी, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। पहले तो एक गुजारिश है, यदि आप हमें परमिशन दे तो। जी हम भी आपके चाहने वाले में हैं जी। कयामत से अब तक बट आपने संडे हमारे लिए कयामत खड़ी कर दी और इसे सुलझाना ही पड़ेगा। देखिए, एज पर द स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री एज स्टेटेड टुडे, आज के दिन में हमारे वहां 90,000 करोड़ के क्रॉप का लॉस हो रहा है पेस्ट एंड डिसीज से। 90,000 करोड़। इट इज बीन स्टेटेड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर। एंड जो आप ये ऑर्गेनिक की जो बात कर रहे हैं, और आप जो अभी कह रहे थे कि हमारे वहाँ जो फूड आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, वो उसमें रेसिड्यू रहता है पेस्टिसाइड का, मैं भी नहीं चाहता। जो आप चाहते हैं वो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे खाने में भी ये ना आवे, पर ये सही नहीं है। आप उस दिन मेरे कलीग को पूछ रहे थे कि देयर आर मॉनिटर होता है क्या नहीं, ये सैंपल लिए जाते हैं क्या नहीं। तो मैं आपकी जान के लिए बता दूं कि इंडियन ICR, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल्स, दे आर ड्रॉइंग द सैंपल फ्रॉम 22 सेंटर से 50,000 सैंपल ड्रॉ होते हैं। 50,000 सैंपल ऑफ सॉइल, क्रॉप, वेजिटेबल्स, एंड वो जो सैंपल ड्रॉ होते हैं उसमें से हार्डली 2% फेल भी होते हैं, बट विद इन लिमिट। और ये जो सैंपल फेल होना वो यूरोप में भी होता है, USA में भी होता है। मुकेश गुप्ता जी, आप सहमत है दवे साहब की बात से? देखिए, जो बात ये कह रहे हैं इसके अंदर बहुत गैप है। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि साहब 90,000 करोड़ रुपए का क्रॉप लॉस होता है। मैं इनको और एक तरीका बताता हूं। शहर के जितने भी नालों के पानी से जो पानी निकल रहा है उससे सब्जी की खेती करें, 2 लाख करोड़ रुपए की सब्जी होगी। लोग बीमार होते हैं तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसे ही पेस्टिसाइड की बात कह रहे हैं आज कि पेस्टिसाइड खा के लोग बीमार हो रहे हैं तो होने दीजिए। पेस्टिसाइड तो जरूरी है, खेती के लिए जरूरी है। देखिए क्या है या क्या एक अमीर जी, मैं आपको एक और भी समझा देता हूं। ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, पेस्टिसाइड जब भी कहीं भी हमारे देश में हो या अमेरिका हो या USA कहीं भी इंट्रोड्यूस होता है तो उसको जो वो पेस्टिसाइड की जो आविष्कार होता है उसमें कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर लागत होती है। उसके लिए ट्रक लोड भर के डेटा बनाया जाता है कि इनकी टॉक्सिसिटी आप कह रहे हैं रिसर्च के साथ। नहीं वो अभी आप चुप बैठे, मैं नहीं बोला। आप जब बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला।
नहीं मैं आपको दवे साहब समझाना चाहता हूं नहीं कि दवे साहब मुद्दा ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ना हो। मुद्दा ये नहीं कि पेस्टिसाइड्स किस तरह से आते हैं। बोलता हूं मैं कहा ना बोलता हूं इफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज केपेबल, उसमें ताकत है पूरे विश्व को खिलाने की, तो मुझे कोई इतराज नहीं, मेरे को भी मिलेगा विदाउट पेस्टिसाइड वाला। वंदना जी, पेस्टिसाइड होता ही नहीं है, वंदना जी, ये गलत है जी। बिना पेस्टिसाइड के ताकत ही नहीं है, बिना पेस्टिसाइड्स के लोगों के पेट ही नहीं भरे जा सकते। ना ऐसा नहीं है, बिना पेस्टिसाइड यही तो सबने बड़ा झूठ फैलाया गया है। अगर सच होता कि पेस्टिसाइड से भूख मिट रही है तो आज हमारा भारत इतना भूखा नहीं होता। और जो कह रहे हैं अनाज सड़ रहा है, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कमोडिटी प्रोडक्शन में जहां आप गेहूं और चावल उगा रहे हैं पंजाब में खूब पेस्टिसाइड डाल के, और फिर उसको वितरण करने का आपका विल नहीं है। वैसे भी रोटी अकेला गेहूं चावल नहीं होती, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, फल भी चाहिए। अगर वेस्टेज है भारत में वो इसलिए है कि हमारा पब्लिक सिस्टम तोड़ा गया है और केंद्रीयकरण किया गया है हमारे खाने का। वो मुद्दा अलग हो गया। तानिया के द्वारा जी आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। वंदना जी आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। कर रही हूँ और इस जैविक खेती में हमारा उत्पादन ज्यादा है, पानी कम है, किसान की आमदनी ज्यादा है और खाना ज्यादा पौष्टिक है। जैसे वंदना जी आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं। 95% पानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ जा रहा है और हमारा जो एक्स्ट्रा वेट है वो पानी का वेट है, उसकी वजह से पेस्ट भी ज्यादा लग रहे हैं। इससे हमने पोषण नहीं बढ़ाया है, पोषण कम किया है। पोषण बढ़ाने का एक ही तरीका है, विविधता बढ़ाओ, जैविक खेती बढ़ाओ और विकेंद्रीकरण बढ़ाओ। ये 3 रास्ते अगर हमने अपना लिए तो कल भूख जाएगी, किसानों की आत्महत्या जाएगी, कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कुपोषित नहीं रहेगा। और जो हमारे पर्यावरण को अब नाश कर रहे हैं, मिट्टी, पानी, जैव विविधता, हमारी चिड़िया गायब हो गई, हमारी तितली गायब हो गई, हमारी वंदना जी एक मिनट। वंदना जी एक ही तरीका है। आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। आमिर की बात सुन लेते हैं। आमिर आप दवे साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, दवे साहब से मैं ये कहना चाह रहा हूं। दवे साहब दवे साहब से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दवे साहब हमारे साथ डॉक्टर रामू भी मौजूद हैं और आपने अभी कहा कि केमिकल्स के बगैर खेती जो है वो नहीं हो सकती, उस हद तक नहीं हो सकती। नहीं, मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए दवे साहब, मुझे पूरी बात तो बोलने दीजिए। बताइए। हाँ, तो आप कह रहे थे कि उत्पादन कम हो जाता है, आप इतने लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे अगर हम लोग जैविक खेती करेंगे। सही बात है। तो ये आपका कहना था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तो सिक्किम में आप देखिए एक पूरा राज्य है जहां पर पूरी तरह से वो लोग अब जैविक खेती कर रहे हैं। तो अगर एक राज्य में ये मुमकिन है तो बाकी जगह क्यों नहीं मुमकिन है? आप मुझे ये कहेंगे कि चलिए सिक्किम में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कम है, मैं मानता हूं इतना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, लेकिन अगर आप 100 एकड़ में कोई चीज कर सकते हैं तो वो आप 200 में भी कर सकते हैं, वो आप 500 में भी कर सकते हैं। और आपके साथ इसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामू जो 35 लाख एकड़ में ये नॉन पेस्टिसाइड फार्मिंग करते हैं। उनसे हम पूछते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कुछ उत्पादन कम हुआ तो वो हमको बताएंगे। डॉक्टर रामू आप बताइए हमें। ये उत्पादन कम होने की चीज के बारे में जो दावे साहब ने बताया, जो 90,000 करोड़ का यील्ड कम हो रही है, वहां जो पेस्ट मैनेजमेंट का जो भी काम नहीं किया है वहां कम होने वाला है। अगर पेस्ट मैनेजमेंट ठीक से किया है, वो ऑर्गेनिक से किया तो भी यील्ड रिडक्शन कम नहीं होगा। आंध्र प्रदेश का ज्यादा एक्सपीरियंस है। आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का वेबसाइट पे भी है, आप देख सकते हैं। 9 लाख किसान का यील्ड डेटा वेबसाइट पे है, आप देख सकते हैं। यील्ड डिफरेंस 5% से ज्यादा नहीं है। और यहां मैं और एक बात भी बताना चाहता हूं, हम जब गाड़ी चलाती है मैक्सिमम स्पीड में हम नहीं चलाती है, हम ऑप्टिमम यील्ड में चलाती है, तो क्योंकि हमारा फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगा। वैसे ही खेती में भी जब करेंगे हमको नेट प्रॉफिट ज्यादा होना है और हमको हमारा रिसोर्सेस को या हमारा खाने को नुकसान नहीं होना है। इसके वो दोनों देख के कितना यील्ड आएगा वो किसान खुद प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक क्रॉप में 100% पोटेंशियल यील्ड हमको लाना है। अगर पोटेंशियल यील्ड लाना है तो आज पिछले 5-6 साल का यील्ड देखिए, कौन सा भी क्रॉप में देखिए जहां
ज्यादा सा फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रही है, या पंजाब में चावल हो या महाराष्ट्र में कपास को, आप यील्ड देखिए पूरा स्टैग्नेटेड है। और डॉक्टर और आमिर, यहाँ पर एक हमने केस स्टडी ये भी की है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खाने में जहर, जो लोग ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, जैविक खेती से बना हुआ खाना खा रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी देख लेते हैं। हाँ हाँ, देखिए। दाल भी ऑर्गेनिक, जूस भी ऑर्गेनिक और घी भी ऑर्गेनिक। दिल्ली की रहने वाली आरती कुमार का परिवार पिछले 2 साल से ऑर्गेनिक फूड का ही इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह जानते हैं खुद आरती कुमार की ही जुबानी। मेरे को काफ़ी स्किन एलर्जीज होने लगी थी और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आपको केमिकल से प्रॉब्लम है। तो आप अगर देखिए कोई और अल्टरनेटिव, तो हम लोगों ने जैसे मार्केट में जाके सर्च किया तो हमें ऑर्गेनिक फूड मिला। उसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ था कि ये अडल्ट्रेशन फ्री फूड है। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि इस फूड को अगर एक बार ट्राई किया जाए, तो हम लोग 2 साल पहले इसको ट्राई करना शुरू किया, बट उसके इतने अच्छे इफेक्ट्स हम लोगों को नजर आए कि हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। एंड टिल डेट मेरे पास सारा ऑर्गेनिक फूड है। जाहिर है बीमारियों से दूर रहने के लिए ही इन्होंने ऑर्गेनिक फूड का सहारा लिया है, लेकिन क्या हर किसी की जेब ऑर्गेनिक फूड को वहन कर सकती है? पहले तो हमें लगता था कि कुछ महंगा है, बट अब काफी रेट्स कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू 1-1.5 साल पहले। तो अब ज्यादा नहीं, जैसे अगर घी हमें वो 400 पर केजी पड़ता है तो ये 500 पर केजी पड़ता है, नॉट एज मच। और दालों में तो 10-20 रुपए के किलो के ज्यादा फर्क नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि कीटनाशक वाली खेती के मुकाबले ऑर्गेनिक खेती से बनने वाला खाना ज्यादा सेहतमंद है। थोड़ा ये तो जरूर देखने में आता है, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ है, और जनरली एनर्जी लेवल बेटर है, ये तो सभी लोग मानते हैं। What is his name, Mr. मुकेश? मुकेश गुप्ता। एक्चुअली मुकेश जी से भी मैं पूछना चाहूंगा। मुकेश जी, आप जहां तक मुझे बताया है किशोर जी ने कि आप जैविक खेती आपकी कंपनी करती है और काफी बड़े पैमाने पे करती है, तो आपका क्या अनुभव रहा है जैविक खेती को लेकर? आप लोग को कामयाबी मिली है उसमें? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने 2001 से सिस्टमैटिक, और वैसे हमने 1994-95 से इंडिया में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुरू की है। शेखावाटी के नवलगढ़ क्षेत्र में करीब 10,000 किसानों से ये प्रयोग शुरू किया। 10,000। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सिक्किम राज्य में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रही है वो हमारी संस्था द्वारा शुरुआत कराई गई थी उसकी जी, और ये आज एक उदाहरण बन के सामने आई है। देखिए, कुल मिला के 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में जी। एक तो ये कि ये आर्ग्यूमेंट की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे तो जो है प्रोडक्शन कम होगा, ये बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है, इसके पीछे कोई बेसिस नहीं है जी। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके फार्मर को बेनिफिट होता है, ये भी बहुत पक्का एक सबूत के तौर पर बहुत सारे डेटा के साथ कहा जा सकता है जी। मैं एक छोटी सी बात यहां कहना चाहूंगा जी। हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े किसान, बड़ी जमीनों के मालिक जी, उनको बड़ी सब्सिडी मिलती है, उनको गेहूं और चावल की खेती करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, उसको गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। वो लोग कभी ऐसी नीति बना ही नहीं सकते जो कि इस तरह की खेती के खिलाफ हो। वो तो वही नीति बना रहे हैं, पिछले 40 सालों से बनाए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर एक खाली ड्रॉबैक जो एक है, हम कहते हैं कि एक ड्रॉबैक है मॉडर्न एज के अंदर, वो ये कि इट इज ए मोर लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। लेकिन मोर लेबर इंटेंसिव होना तो एक ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए। आज पूरे विश्व के अंदर यदि हम खेती के मामले में, जैसे आईटी के लिए हम कहते हैं कि हम विश्व के अंदर नंबर 1 है, अगर एग्रीकल्चर में हमें नंबर 1 होना है तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे तो नंबर 1 जरूर हो जाएंगे हम लोग जी। और उसका आप कह रहे हैं उसमें ज्यादा हाथ लगते हैं, लेबर इंटेंसिव। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख करोड़ रुपए दे रही है नरेगा प्रोग्राम के लिए, क्यों नहीं वो 1 लाख करोड़ रुपए जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को लेबर के लिए दे देती है। बिल्कुल, वही लोग तो नरेगा के प्रोग्राम में आते हैं जी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो है इसको बहस जो गलत दिशा में जा रही है उस बहस को सही दिशा में लाया जाए आज। जी जी जी। सबसे पहले तो जरूरी है कि बहस हो। हाँ, एक्चुअली मैं दोहराना चाहूंगा, एक चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा। मुकेश जी जो कह रहे हैं बहुत अहम बात है। देखिए, अमेरिका में जो एक किसान होता है वो हजारों एकड़ पर वो फार्मिंग एक किसान करता है,
बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े साइज के फार्म्स होते हैं। हिंदुस्तान में जो एवरेज साइज है फार्म का बहुत छोटा है, बल्कि 2 एकड़, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 2 एकड़ का एवरेज फार्म होगा, शायद उससे भी कम होगा। तो ये जब छोटे फार्म्स पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब हमारी कंट्री तो आइडियल है एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि यहाँ पे अगर लेबर थोड़ा ज्यादा लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में अगर लेबर ज्यादा है, इतने लेबर है, लोगों के पास काम नहीं है, वो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो उसमें सब इसमें उनको जॉब मिल सकती है, उसमें काम लगा सकते हैं। लेबर इंटेंसिव अगर काम है तो हमारे इसके फायदे की काम है। वो बात कृषि वाले इलाकों से लोग इस मुहिम में के समर्थन में आ गए, और आमिर आपको जान के खुशी होगी कि वो लोग भी समर्थन में आ गए हैं जो दूसरे मामलों पे विरोध कर रहे थे, खाप पंचायत वाले। देखिए। अच्छा, हरियाणा वासियों से निवेदन करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उस सीरियल को मत देखें। पहले उसने अतीत में अच्छे सीरियल, सामाजिक सीरियल बनाए हैं, इस किस्म के जिससे हिंसा बढ़ के कुरीतियां फैले, ऐसे सीरियल ना दिखाए। ये प्रोग्राम ठीक है, जो उससे पिछले जिसका हमने विरोध किया था वो विरोध करने के लायक था, ये सराहनीय, तो इसके हम सराहना करते। हरियाणा की जो खाप पंचायतें आमिर खान का विरोध कर रही थी, अब वो उन्हीं की बोली बोल रही है। 25 दिन में ये चमत्कार हुआ है सत्यमेव जयते शो की ही बदौलत। होले होले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। किसान का हाथ थामने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत हम सब की कोशिशों से ही होगी। हम मांगेंगे तो उसकी गूंज सरकार के कानों तक पहुंचेगी। आप आज आवाज लगाएंगे तो आपकी आवाज सुनकर ही नीतियों में बदलाव आना शुरू होगा। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाइए। आमिर ने 3 जून को झूठी शान के लिए कत्ल का मुद्दा उठाया था। इसमें खाप पंचायत को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। आमिर के इस शो के खिलाफ खाप पंचायतों ने ऐलान किया था कि वो आमिर और सत्यमेव जयते का विरोध करेंगे। हरियाणा वासियों से निवेदन करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उस सीरियल को मत देखें। पहले उसने अतीत में अच्छे सीरियल, सामाजिक सीरियल बनाए हैं, इस किस्म के जिससे हिंसा बढ़ के कुरीतियां फैले, ऐसे सीरियल ना दिखाए। लेकिन अब यही कुलदीप ढांडा कीटनाशक खेती के खिलाफ आमिर की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। सत्यमेव जयते सीरियल का प्रोग्राम देखा तो उसके देखने से कीटनाशकों का कितना कुप्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है, उससे हम बहुत प्रभावित हुए, और उसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो पेस्टिसाइड का और इस्तेमाल किया जा रहा है वो जीव सृष्टि के लिए ही एक खतरा है। उसको चुनौती समझते हुए खाप पंचायतों ने अपनी उसके अंदर शमूलियत हिस्सेदारी कर दी है। खेती के बारे में आमिर के शो के बाद जींद के निडाना गांव के खेतों में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बैठक भी की और फैसला लिया कि वो कीटनाशकों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। प्रोग्राम था वो सही था, और हमने खाप पंचायतों ने आज निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर भारत की जितनी भी खाप पंचायतें हैं सबको संगठित करके जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसके विरोध में हम प्रचार करेंगे। जींद में बाकायदा किसान खेत पाठशाला लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम शुरू भी हो गया है। जल्द ही खाप के प्रतिनिधि कृषि विशेषज्ञों से 18 सप्ताह तक ट्रेनिंग भी लेंगे। इसके बाद महापंचायत बुलाकर किसानों से अपील की जाएगी कि कीटनाशकों का इस्तेमाल खेती में न करें। आमिर की उठाई आवाज से उनका विरोध करने वाली खाप पंचायत भी आवाज मिला रही है। अब इस आवाज को सरकार को भी सुनना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। देश भर में किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि एक पूरा राज्य इस जैविक क्रांति में शामिल हुआ है, सिक्किम। यहाँ की राज्य सरकार ने रासायनिक खाद और कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया है। फार्मिंग, मतलब हमारी कंट्री तो आइडियल है एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि यहाँ पे अगर लेबर थोड़ा ज्यादा लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में अगर लेबर ज्यादा है, इतने लेबर है, लोगों के पास काम नहीं है, वो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो उसमें सब इसमें उनको जॉब मिल सकती है, उसमें काम लगा सकते हैं। लेबर इंटेंसिव अगर काम है तो हमारे इसके फायदे की काम है। वो बात कृषि वाले इलाकों से लोग इस मुहिम में के समर्थन में आ गए, और आमिर आपको जान के खुशी होगी कि वो लोग भी समर्थन में आ गए हैं जो दूसरे मामलों पे विरोध कर रहे थे, खाप पंचायत वाले। देखिए। अच्छा, हरियाणा वासियों से निवेदन करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उस सीरियल को मत देखें। पहले उसने अतीत में अच्छे सीरियल, सामाजिक सीरियल बनाए हैं, इस किस्म के जिससे हिंसा बढ़ के कुरीतियां फैले,
ऐसे सीरियल ना दिखाए। ये प्रोग्राम ठीक है, जो उससे पिछले जिसका हमने विरोध किया था वो विरोध करने के लायक था, ये सराहनीय, तो इसके हम सराहना करते हैं। हरियाणा की जो खाप पंचायतें आमिर खान का विरोध कर रही थी, अब वो उन्हीं की बोली बोल रही हैं। 25 दिन में ये चमत्कार हुआ है सत्यमेव जयते शो की ही बदौलत। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। किसान का हाथ थामने की जरूरत है और इसकी शुरुआत हम सब की कोशिशों से ही होगी। हम मांगेंगे तो उसकी गूंज सरकार के कानों तक पहुंचेगी। आप आज आवाज लगाएंगे तो आपकी आवाज सुनकर ही नीतियों में बदलाव आना शुरू होगा। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाइए। आमिर ने 3 जून को झूठी शान के लिए कत्ल का मुद्दा उठाया था। इसमें खाप पंचायत को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। आमिर के इस शो के खिलाफ खाप पंचायतों ने ऐलान किया था कि वो आमिर और सत्यमेव जयते का विरोध करेंगे। हरियाणा वासियों से निवेदन करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो उस सीरियल को मत देखें। पहले उसमें अतीत में अच्छे सीरियल, सामाजिक सीरियल बनाए हैं, इस किस्म के जिससे हिंसा बढ़ के कुरीतियां फैले, ऐसे सीरियल ना दिखाएं। लेकिन अब यही कुलदीप ढांडा कीटनाशक खेती के खिलाफ आमिर की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। सत्यमेव जयते सीरियल का प्रोग्राम देखा तो उसके देखने से कीटनाशकों का कितना कुप्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है, उससे हम बहुत प्रभावित हुए और उसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जो पेस्टिसाइड का और इस्तेमाल किया जा रहा है वो जीव सृष्टि के लिए ही खतरा है। उसको चुनौती समझते हुए खाप पंचायतों ने अपनी उसके अंदर शमूलियत हिस्सेदारी कर दी है। खेती के बारे में आमिर के शो के बाद जींद के निडाना गांव के खेतों में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बैठक भी की और फैसला लिया कि वो कीटनाशकों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। प्रोग्राम था वो सही था और हमने खाप पंचायतों ने आज निर्णय लिया है कि पूरे उत्तर भारत की जितनी भी खाप पंचायतें हैं सबको संगठित करके जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसके विरोध में हम प्रचार करेंगे। जींद में बाकायदा किसान खेत पाठशाला लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम शुरू भी हो गया है। जल्द ही खाप के प्रतिनिधि कृषि विशेषज्ञों से 18 सप्ताह तक ट्रेनिंग भी लेंगे। इसके बाद महापंचायत बुलाकर किसानों से अपील की जाएगी कि कीटनाशकों का इस्तेमाल खेती में न करें। आमिर की उठाई आवाज से उनका विरोध करने वाली खाप पंचायत भी आवाज मिला रही है। अब इस आवाज को सरकार को भी सुनना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। देश भर में किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि एक पूरा राज्य इस जैविक क्रांति में शामिल हुआ है, सिक्किम। यहाँ की राज्य सरकार ने रासायनिक खाद और कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाया है। पवन जी, आपकी सरकार ने जो पहल की है एक फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बनने की, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की और भी राज्य, बाकी भी राज्य आपकी पहल को अपनाएंगे। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। तो हमें जो खाप पंचायत विरोध कर रही थी वो देखिए क्लास जी, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की और मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो इस मुहिम में वो भी जुड़े हैं और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यकीनन ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसी से जीवन है, इसी से जीवन है और जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो उसमें जो जैविक शक्ति है, जीवित शक्ति है, वो उसको हमको कायम रखना है, उसको मजबूत रखना है। और मुझे लगता है कि इसमें एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से, कि देश भर में जो जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, जैसे वंदना जी हैं, मुकेश जी हैं, रामू जी हैं, ये ऐसे लोग और भी अलग अलग जगहों पर बहुत जमीनी तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक मौका है उन सब के लिए कि वो हाथ बढ़ाएं और उन किसानों का हाथ थामें, उनकी मदद करें जो केमिकल फार्मिंग करते हैं और उनको सिखाएं कि किस तरह से अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीकों से हम जैविक खेती कर सकते हैं जिसमें उत्पादन भी अच्छा रहे। शायद 1 साल या 2 साल तक उत्पादन हल्का सा गिरे, जैसे हमने इसके बारे में कई किसानों ने हमसे कहा भी है हमारे शो पे, लेकिन उसके बाद जो उत्पादन दोबारा बढ़ता है और मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ती है, उससे लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा फायदा होता है। किसानों को फायदा होता है, जो लोग खाना खा रहे हैं उनको फायदा होता है। तो
जितने एक्सपर्ट्स हैं वो इस मौके का फायदा उठाएं और वो आगे आके और किसानों को मदद करें, उनकी हेल्प करें। जैसे खाप पंचायत के लोग अब बैठ रहे हैं साथ में, खुद बैठ रहे हैं, बिल्कुल वहां पर खेतों में क्लास लग रही है। तो असल में तो अभी तो हमने बात की जैविक खेती की और अब बात जेनरिक दवाओं की। वो असर अब भी जारी है और डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उनसे हम बात करेंगे, राजस्थान में क्या क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे और केंद्रीय स्तर पर जो एक नीति आने वाली है जिसके तहत हर सरकारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेनरिक दवाएं दी जाएंगी, वो एक बड़ी खुशखबरी है आमिर। जी जी, तो देखते हैं पहले तो कि क्या क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में। जी हाँ, जी हाँ। दवाइयों का जो कॉस्ट होता है, जो उनको बनाने का खर्च होता है, वो बहुत ही कम होता है और हमें इन कम दामों में ये दवाइयां मिल सकती हैं अगर हमारी राज्य सरकार जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें खोले, जैसे राजस्थान सरकार ने किया है और जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। 27 मई को सत्यमेव जयते शो में सस्ती जेनेरिक दवा को जरूरतमंदों तक आसानी से पहुंचाने के लिए आमिर खान ने आवाज उठाई। आमिर की इस मुहिम का बहुत बड़ा असर हो रहा है। कई राज्यों में जेनेरिक दवा स्टोर खोले जा रहे हैं। यही नहीं, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी जैसे सोते से जाग गया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने खबर छापी कि 22 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है कि सस्ती और जेनेरिक दवा देश के हर सरकारी अस्पताल में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक उपलब्ध हो जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि जरूरी 348 दवाएं जो कि जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय लिस्ट में आती हैं, उन्हें मुफ्त में मरीजों को उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार की इस बड़ी कोशिश के अलावा कई राज्यों में भी जेनेरिक दवा को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू हो रही है। सरकारी तो सरकारी, आमिर की मुहिम में प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हो गए हैं। राजस्थान में अजमेर के मशहूर मित्तल अस्पताल में भी जेनेरिक दवाओं का स्टोर शुरू हो गया है। यहाँ की फार्मेसी में बाकायदा बोर्ड पर जेनेरिक दवाओं के नाम और कीमत की लिस्ट भी लगा दी गई है। जो अनअफोर्डेबल पेशेंट है उनको कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन मिल सके, उनको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके, उसके लिए मित्तल हॉस्पिटल ने ये जेनेरिक मेडिसिन का एक काउंटर स्टार्ट किया। अस्पताल में डॉक्टर भी मरीजों को जेनेरिक दवा ही लेने का सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर मरीजों को ये भी बताते हैं कि ब्रांडेड दवा जैसी ही असरदार होती है जेनेरिक दवा। ये अपने आप में जो गरीब लोग हैं और आजू बाजू के गांव के लोग हैं जो कि इतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी शुरुआत मित्तल हॉस्पिटल द्वारा करी गई है। आमिर के शो के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश पर सरकारी अस्पतालों में पहले से ही जेनेरिक दवा मिल रही है। राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जेनेरिक दवा को हर मरीज तक पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से कहा है कि जेनेरिक दवा का एक स्टोर रेड क्रॉस की मदद से अंबिकापुर में खोला गया है। सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो जेनेरिक दवाएं ही लिखें। शासकीय डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल जेनेरिक दवाई लिखें, जिससे जो गरीब हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, उनको सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध हो सके और इसका क्रियान्वयन हम बहुत शीघ्र कर देंगे। और अब ये देखिए, ये तस्वीर कर्नाटक के बैंगलोर की है। जेनेरिक दवा खरीदने के लिए मरीजों और उनके रिश्तेदारों का ये हुजूम बैंगलोर के मशहूर विक्टोरिया अस्पताल में लगा है। सरकार की तरफ से यहाँ पहला जेनेरिक दवा काउंटर शुरू हुआ है। सरकार ने जेनेरिक दवा स्टोर को नाम दिया है जनता बाजार का। बाकायदा बोर्ड पर ब्रांडेड और जेनेरिक दवा के दामों का फर्क बताया गया है। जगह होना चाहिए, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए ऐसा। मतलब कोई भी आप मॉलिक्यूल लेंगे वो WHO द्वारा मानित कंपनी ही देंगे, जिसका प्योरिटी पक्का गारंटीड है। दूसरा प्राइस जो गवर्नमेंट देता है वो उसी लिमिट में हम ऑपरेट करें, वो सबसे लोएस्ट जो मार्केट में मिल सकता है वो हम देने वाले हैं। कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मंत्री रामदास के मुताबिक जेनेरिक दवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के डॉक्टरों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारा इच्छा है हर तालुका और जिला का अस्पताल में जेनेरिक ड्रग हाउस ओपन करके आम आदमी के लिए कम दाम के लिए दाम पे मेडिसिन देने का इच्छा है। वो इच्छे पे हम चालू किया। जेनेरिक दवा के लिए जो आवाज आमिर ने उठाई, उसकी गूंज अब देश के कई राज्यों में सुनने को मिल रही है। मुहिम का असर या कहें बड़ा असर हो रहा है, लेकिन ये मुहिम मुकाम पर उस दिन पहुंचेगी जब कोई जरूरतमंद दवा से महरूम नहीं होगा। पैसों की कमी की वजह से एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की जान जाते हुए देखे, जैसा डॉक्टर समित शर्मा ने हमें बताया, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उस दिन की तरफ बढ़ना है जब चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर एक को एक जैसी
और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। तो देखा आमिर आपने असर, और डॉक्टर अमन सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस कदम को उठाने के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, ये वाकई डॉक्टर साहब आपने इतना बड़ा काम किया है छत्तीसगढ़ में। आपने ये जो ऐलान किया है, हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं, सलाम करते हैं आपको कि वहाँ की जो गरीब जनता है उसके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब की तरफ से। आमिर जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जेनरिक दवाओं को उपयोग हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और आपके इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में हमें पहले बताना पड़ता था, अब लोग मांगने लगे हैं जेनरिक मेडिसिन जी। और एक बात हम अपनी सरकार 2007 से हमने निर्णय लिया कि हमारे शासकीय अस्पताल में जितनी भी दवाइयां हम देंगे वो जेनरिक मेडिसिन होगी, और करीब करीब 60 करोड़ का ईयरली हमारा बजट जो होता है हम जेनरिक मेडिसिन ही परचेस करते हैं। ये 2007 से हमने इसका उपयोग किया है। अब ये इतना लोकप्रिय हो गया कि अब लोगों ने ये समझ में आया। पिछले 3 महीने पहले हमने अंबिकापुर, हमारा जिला मुख्यालय है, वहां हमने एक मेडिकल स्टोर रेड क्रॉस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया। वहां का जो सेल है, बिक्री है और लोगों का जो उत्साह है, सारे मरीज अब पूरे शहर से लोग आने लगे हैं। हमने निर्णय लिया है कि हमारे सभी जिला अस्पताल में हम वहां पे रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जेनरिक मेडिसिन के लिए मेडिकल शॉप खोलेंगे, और जो लोग इसमें आना चाहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो हमने तय की है, उस पॉलिसी के तहत हम कर रहे हैं, पर हम सभी डिस्ट्रिक्ट में गरीब मरीजों के लिए और आम आदमी के लिए उस जिला अस्पताल का उपयोग करेंगे। वहां हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग तैयार हैं, और हमने एक एक करके शुरुआत की। अभी अंबिकापुर में हमने 4 महीने पहले, राजनांदगांव और दूसरे जिलों में हमारा अगले महीने में इसकी प्रारंभ हम करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पे निर्णय लिया है, और लगातार पिछले 2007 से लेकर अभी तक हम इससे काफी पैसा सेव भी कर रहे हैं, और उसका उपयोग हम दूसरे अपनी मेडिकल सर्विस के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत तो अच्छी बात है। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आपने इसको बहुत ज्यादा लोकप्रिय किया। हर व्यक्ति अब इस बात को जानने लगा है कि क्या इनके मॉलिक्यूल्स, क्या इसका गुणवत्ता और जो असर, जो प्रोग्राम है, इसका असर होता है कि नहीं। तो हमने कहा कि ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रांडेड नेम बदल जाते हैं, और जो दवाइयां हैं वही है, क्योंकि कंपनियां और बेहतर बड़ी कंपनियों से हम खरीदें तो उसका असर नहीं होगा, और मॉलिक्यूल्स तो एक है। तो इसमें जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है 40%, 50%, वो उनके दूसरी एजेंसियों में खर्च चला जाता है। तो इसको जन जन तक पहुंचाना, और गरीबों के लिए 40% की सेविंग है, कहीं 50% सेविंग है, तो इसका बड़ा असर पूरे देश में होगा, और छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर हैं, ये जो कंपनियों का, ब्रांडेड मेडिसिन वाली कंपनियों का प्रेशर भी तो रहता होगा। देखिए, ब्रांडेड कंपनियां लगातार इस बात को ऐड भी करती हैं, और कई बार तो पेशेंट ही बोलता है कि मुझे इस ब्रांड की दवाइयां चाहिए। लोग क्रोसिन और कैल्पाल की बात करते हैं, पैरास्टामोल की बात कोई नहीं करता, जबकि हम उसके लिए मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। और उसी कंपनी का यदि हम पैरास्टामोल बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, हम पैरास्टामोल यूज करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से ऐड हुआ और जिस प्रकार से ये खर्च करते हैं, अब आमिर जी के आने के बाद अब मुझे लगता है कि अब प्रचार प्रसार जितना हुआ है, अब लोग खुद बोलेंगे कि भैया मुझे मेडिकल शॉप में खड़ा हूं, मुझे जेनरिक मेडिसिन दो, एक कॉस्ट चीपर होता है और इसका असर बराबर होता है जो इसके ब्रांडेड दवाइयों में होता है। तो मुझे लगता है ये जन जागृति पूरे देश में हुई है, और ये बहुत बड़ा काम आमिर जी को मैं इसके लिए बधाई इसलिए देना चाह रहा हूं कि हम लोग लगातार प्रयास करते हैं अपने स्टेट में, और आज तो अपने राष्ट्रीय स्तर में जो अभियान चल रहा है आखिरी गांव तक पहुंचे गए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारी कोशिश, लगान का छक्का मारा है इसमें जो लगान की जो जीत थी ना, जो 6 पड़ा था, और तो ये भी गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। आम जो पेशेंट है हमारे, उनके लिए रिलीफ मिलेगा, और एक जागृति पूरे देश में आएगी। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि हम एक सोसाइटी में, समाज में जागरूकता लाएं, चीज़ों पे रोशनी डालें ताकि लोगों को जानकारी मिले। और हमारा ये मानना है कि जानकारी से, नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से लोगों की ताकत बढ़ती है, उनके सोच विचार बदलते हैं, उनके एक्शंस बदलते हैं। और हम इस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जागृति हम और बढ़ाएं, और हमें खुशी है कि आप जैसे लीडर्स हैं जो इसमें और आगे बढ़ के इसमें योगदान दे रहे हैं और समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत ही
बहुत ही खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ थे आमिर, और देखा आपने वो खुद उनकी ज़बान पे असर ही असर आ रहा है। जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, इससे हमें समझ में आता है कि देखिए कई राज्यों में जो सरकारें हैं वो भी इसमें कई अरसे से लगी हुई हैं इन कामों में। हाँ, जैसे उन्होंने बताया 2007 से चल रहा है, अलग अलग राज्यों में चल रहा है, और ये राष्ट्रीय नीति जो बनने वाली है इस पे भी बहुत पहले से काम चल रहा है, लेकिन एक फोकस मिल जाता है, एक फोकस की बात करती है। मुझे क्या लगता है कि एक तरह से जो सरकारें हैं या जो सरकार है केंद्र की भी, उनको भी एक ताकत मिलती है। अगर लोगों में जानकारी हो तो उनको भी एक ताकत मिलती है, सपोर्ट मिलता है लोगों से भी, और ये खुशी की बात है। अब वक्त चेक का जी, और हमारे साथ हैं उमेंद्र दत्त जी, खेती विरासत मिशन के। जी जी जी, और इनका इस हफ्ते का 8 का 12 बजे तक का कलेक्शन 1,91,152, और उतना ही रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। ये पहले 4.5 दिनों का 5 दिनों का इकट्ठा हुआ है, और जैसे जैसे आएगा हम आपको जी। मैं बस एक ही निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से जो पंजाब के खेत में जहर था वो हमारी थाली में गया, थाली से हमारी खून की रगों में चला गया, मां के आंचल के दूध तक में वो जहर चला गया है। आपने एक मुद्दा उठाया, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पे कि कैंसर का मुद्दा जो आपने उठाया वो पूरा पंजाब हिल गया है। अगर आप बठिंडा आ सकें, अगर आप पंजाब आ सकें, तो मैं एक निमंत्रण भी पंजाब के किसानों की तरफ से, पंजाब के लोगों की तरफ से आपको देना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आप अगर आप आएंगे तो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। जरूर मैं जरूर। और किशोर जी विशेष रूप से, क्योंकि पंजाब में तो जीवन और मरण का प्रश्न है। पंजाब में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ और नहीं है, ये पंजाबी कौम जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी ये उसका सवाल है। वहाँ का पानी जहरीला हो गया, वो पंजाब बेआब हो गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिए। तो जहाँ जीवन और मरण का प्रश्न है, मुझे लगता है आपका साथ मिलेगा तो ये हम लड़ाई और बढ़िया कर सकते। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के डॉक्टर रामू हमारे साथ हैं, अभी कुछ देर पहले हमसे बात भी कर रहे थे। हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। बिफोर आई टेक, आई हैव अ गिफ्ट फ्रॉम माय फार्मर्स, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सहज आहारम। ओह, हाउ नाइस, हाउ नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आज 12 बजे तक 1,65,252, और इतना ही रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। So this is what we've collected in 4 or 5 days, and as we keep collecting, we send Thank you. you. So I just want to make one more thing. India for Safe Food नाम से हम कैंपेन शुरू किया था। India for Safe Food. India for Safe Food नाम से। So we request audience to log on to the website and join in this campaign, and also to sign on the petition to the Agriculture Minister requesting to make India organic. हाँ, तो आप लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि जो हमारे मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मंत्री, उनको एक चिट्ठी दी जाए कि हिंदुस्तान में जो है वो जैविक खेती हो। इसके लिए तो ये सपोर्ट आप चाह रहे हैं, और मुझे यकीन है कि सभी लोग आपको सपोर्ट देंगे। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी पिटीशन पे साइन कीजिए। जरूर जरूर जरूर। मैं यकीनन मेरा साइन इस पे जरूर होगा, मैं जरूर करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लीव द पिटीशन हियर। गिव इट टू मी, आई विल साइन इट एंड गिव इट टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज तो आप माला माल हो गया। जी हाँ। आपको पता है हुकुमचंद जी जो आए थे हमारे शो पे, जो जैविक खेती करते हैं, उन्होंने वो मेरे लिए संतरे लाए थे जब शो के लिए आए थे, वो शूटिंग के लिए। इतने मीठे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये संतरे वाकई, मतलब, तो आज तक जो मैं संतरे खा रहा था इतने सालों से, उसका स्वाद बिल्कुल अलग, और ये जो ऑर्गेनिक संतरे थे उसका स्वाद बिल्कुल अलग। इतना मीठा, इतना रसीला। और हमारे सेट पे जो बाकी लोग थे, उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने भी हाथ मारना शुरू किया, और फिर मुझे लगा कि यार ये संतरे खत्म होने वाले हैं, तो मैंने बोला डब्बा गाड़ी में रखो, ये घर जाएगा।